सज्जनपुर गांव, जहां पत्थरों की खदान का बड़ा व्यापार चलता था, वहीं रहता था गंगा। गंगा दुबला पतला, मुश्किल से 4 फुट का था, लेकिन उसके बाल पूरे गांव में सबसे लंबे और घने थे। इतने लंबे कि गंगा का पूरा घर उसके बालों में समा सकता था। गांव के बच्चे जब जब उसे देखते हैरान होकर कहते, अरे देखो देखो, गंगा चाचा के बाल तो जमीन पर झाड़ू मार रहे हैं। काश मेरे भी इतने लंबे बाल होते। हाँ होते, अगर हमारे घर को वरदान मिलता। दरअसल बात ये थी कि सज्जनपुर की देवी कौशल्या को हर साल बालों का 1 इंच का हिस्सा दान देना पड़ता था, जो काम गंगा के घर वाले नियमित रूप से करते थे, जिसके कारण गंगा के खानदान के पुरुषों को बालों का वरदान मिला था, जिसके कारण उनके बड़े लंबे घने बाल होते। लेकिन पहले बाल और धन से संपन्न गंगा का घर अब बड़ी खराब स्थिति में था, जिससे गंगा तंग आ चुका था। हे भगवान, ये सब क्या है? मैं तंग आ चुका हूँ इन बालों से। एक तो पहले से ही घर में खाने की कमी है और ऊपर से ये बाल 2-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है इन्हें धोने और संवारने के लिए। मैं ये सब और नहीं कर सकता। अरे भैया, खुद से क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है। वैसे भैया, मैं आपके लिए ये नीम के पत्ते लाया हूं। इसका मिश्रण आपके बालों को और मजबूत कर देगा। ये बस अब बंद कर। मैं इन बालों से तंग आ चुका हूं। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बजाय मुझे इससे छुटकारा दिलाने के, तुम इसे और मजबूत और लंबे करने की बातें कर रहे हो। अरे भैया, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो... चुप कर, बस अब बहुत हो गया। मैं इन बालों को काटने जा रहा हूं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तू सुन रहा है। लेकिन हमारे घर को जो वरदान मिला है उसका क्या? हम तो देवी को आपके बाल दान करते हैं ना, और आप उन्हीं बालों को काटने की बातें कर रहे हैं। ये सही नहीं है भैया, ये पाप होगा। पाप? अरे कौन सा पाप और कौन सा वरदान? जो भी था वो पहले था, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब हम राजा जैसे नहीं, गली के भिखारी की तरह रहते हैं। इन बालों की चोटी बांधकर दिन रात उस पठार के खदानों में काम करते करते थक चुका हूं। ये वरदान और देवी माँ की बातें अब बस कहने के लिए हैं। तुझे पता भी है कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कहते हैं, मुझे क्या कहकर चिढ़ाते हैं? नहीं, तुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत कर। इन गांव वालों की आंखों में हमारे लिए जो इज्जत है ना, वो सिर्फ देवी माँ की महापूजा के लिए है, वरना तो हम इनके लिए किसी नाचने गाने वालों से भी कम हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे घराने का बड़ा नाम और धन दौलत नहीं है। मैं मानता हूं भैया, हमारे पीठ पीछे जो बातें होती हैं, इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन याद है ना पापा ने क्या कहा था? ये हमारी परंपरा है और हमें ये निभानी है। रामू ने गंगा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंगा बड़े ही गुस्से में था। उसने तुरंत अपने कमरे से एक कैंची लाई और बालों को काटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कैंची अपने आप उसके हाथ से दूर जा गिरी। चारों ओर हवा चलने लगी, उसकी चोटी चमक उठी और हवा में लहराने लगी। ये क्या हो रहा है? भैया, ये तो अलौकिक लग रहा है। गंगा के बाल बिजली की तरह चमकने लगे और उससे एक जोत बाहर निकली, जिसने एक शक्ति का रूप धारण कर लिया। अरे तुम कौन हो? मैं एक अलौकिक शक्ति हूँ, जो सालों से तुम्हारे बालों के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। क्या अलौकिक शक्ति, और वो भी मेरे साथ? हाँ, यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? गंगा, मैं जानती हूँ कि तुम किस पीड़ा से जूझ रहे हो, किंतु लोगों की बातों में आकर परंपरा तोड़ना उचित नहीं। भले ही आज तुम्हारी कीमत गांव वालों को समझ ना आ रही हो, लेकिन तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम पर देवी का वरदान है, तुम इस गांव के रक्षक हो। समय आने पर सबको तुम्हारी शक्ति का ज्ञान होगा। याद रखना, तुम्हारे बाल ही तुम्हारी ताकत है।
इतना कहकर वो शक्ति फिर से चोटी में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। अलौकिक शक्ति की बात सुनकर रामू और गंगा हैरान हो चुके थे। वो शक्ति से अपनी बात कहते उसके पहले ही वो गायब हो गई। जो हुआ था वो अविश्वसनीय था, लेकिन उसकी वजह से ही सही गंगा ने बाल काटने का निर्णय पीछे लिया था। और आखिरकार देवी कौशल्या की महापूजा का दिन आ गया। उस दिन गंगा ने प्रथानुसार अपने बाल देवी को दान में दिए और अपने मन की बात देवी को बताई। हे देवी माँ, आज मैं बड़े दिल से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन बालों की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसकी वजह से मुझे अपमान सहना पड़ता है। ये सब अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरा घराना फिर से अपनी असली पहचान पाले। हमें वही सम्मान मिले जो कभी हमारे पूर्वजों को मिलता था। जो अलौकिक शक्ति मैं अपने बालों के सहारे अपने साथ लिए चलता हूँ, उसका प्रत्यक्ष दर्शन सबको हो। सबको वो शक्ति दिखे जो रक्षा के लिए मेरे अंदर मेरे साथ मौजूद है। आखिरकार गंगा ने अपनी बात देवी माँ को बता ही दी। और जैसे ही उसने ये कहा कि शक्ति के दर्शन हुए, आकाश में अचानक काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण पानी गांव में भरने लगा। बारिश का ऐसा विकराल रूप देखकर गांव वाले डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई! अरे हम सब डूब जाएंगे! सब बहुत डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी रामू ने गंगा से कहा, भाई मुझे याद है, गांव के दक्षिण में एक खाई है। अगर वहाँ का बड़ा पत्थर हट जाए तो पानी उस रास्ते से निकलकर नदी में मिल जाएगा। पूरा गांव बच जाएगा। की बताई हुई बात सुनकर गंगा तुरंत सबको खाई की ओर ले गया। उसने देखा कि वो विशाल पठार उस खाई की दीवार में फंसा हुआ था। उसे देखा तो गंगा भी डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत से काम लिया। हे देवी माँ, अगर मैं सच में इस गांव का रक्षक हूँ तो आज ये मेरी परीक्षा है। मेरी परीक्षा है। इसलिए अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना माँ। देवी का आशीर्वाद लेकर गंगा अपने काम में आगे बढ़ा। उसने अपने बालों का जूड़ा खोला, उसे पत्थर से बांध दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी की तरह उस पत्थर को खींचने लगा। पहले पत्थर टस से मस नहीं हुआ, लेकिन तभी गंगा ने उस अलौकिक शक्ति को पुकार लगाई। हे अलौकिक शक्ति, अगर मैं इस गांव का रक्षक हूँ तो मेरी मदद कर और इस गांव को मेरे साथ बचा ले। और तभी चमत्कार हो गया। गंगा के बालों में बिजलियां बहने लगी और पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा, जिसे देखकर गंगा ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो भारी भरकम पत्थर उस खाई की दीवार से बाहर निकल गया और बारिश से भरे पानी का तेज बहाव उसी रास्ते से नीचे निकल गया और जाकर नदी में मिल गया। गांव बाढ़ से बच गया, जिसके बाद ये चमत्कार देख गांव वाले गंगा के चरणों में गिर पड़े। गंगा, आज तूने हमारी जान बचाई। तू सच में हमारा रक्षक है, हमारा रक्षक है रे। सही कहा गंगा, तेरे बाल सच में देवी का वरदान ही हैं। आज से अब इसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हम वादा करते हैं। भैया देखा आपने कर दिखाया। आज आपने सच में हमारे खानदान की शान बढ़ा दी। रामू की बात सुनकर गंगा प्रसन्नता से मुस्कुराया। उसकी अपनी चोटी हवा में लहराई और देवी के साथ गांव वालों का आशीर्वाद लिया।